हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गार्सवर्दी, जो हमारे टीजीटी के 4 राइटर्स हैं, उन पर एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज ये आई थिंक 5th वीडियो है। इसके पहले हम अपने चैनल में 4 वीडियोज़ डाल चुके हैं, तो जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको देखिएगा आप। तो आज हम लोग ये इन 4 राइटर्स पर एमसीक्यूज की जो सीरीज़ चली है उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड इज़ अ कोट फ्रॉम। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, ये आपको कोट कहाँ पर देखने को मिलती है? चलिए बताइएगा। ऑप्शन है हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, ओथेलो। तो बताइए अगर आपको पता हो। राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये पोर्शिया कहती है, हु इज पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, मीनिंग पोर्शिया आर्गूज दैट mercy is a divine quality that blesses both the giver and the receiver. It cannot be forced, strained, okay, but must be given freely like rain from heaven. Okay, so she is pleading with Shylock to show mercy to Antonio instead of insisting on the pound of flesh. Okay, तो इसमें जो शाइलॉक से मर्सी के लिए एंटोनियो के लिए कह रही है, बजाय कि वो जो पाउंड ऑफ फ्लश उससे ले रहा था। तो ये आपका पोर्शिया की लाइन है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया बी। स्पोकन बाय पोर्शिया, दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ मर्सी इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्लियर। नेक्स्ट, विच प्ले फीचर्स द लाइन ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। बताइए, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। बताइए कहाँ की है? 12th नाइट, एज यू लाइक इट, हैमलेट, किंग लियर। बताइए अगर पता हो तो आपको। तो ये आपकी बी इज़ द राइट आंसर, एज यू लाइक इट की है। ये जैक्स की लाइन है। जैक्स कंपेयर्स लाइफ टू अ स्टेज एंड पीपल टू एक्टर्स प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, जस्ट लाइक इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जज, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ये जैक्स कहता है कि ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पोकन बाय जैक्स इन एज यू लाइक इट। नेक्स्ट, हु सेज व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। तो ये लाइन किसकी है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, किसने कहा है? मैकबेथ, हैमलेट, प्रॉस्परो, किंग लियर। तो ये आपके हैमलेट कहता है। ओके, दिस लाइन शोज हैमलेट फिलोसफिकल एंड मेलांकोलिक मूड। ओके, तो ये लाइन आपकी हैमलेट की हो जाती है। हैमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस फिलोसफिकल सॉलिलिटी। नेक्स्ट, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन इज सेड। बताइए किसने कहा है? बेवफाई तेरा तुम्हारा नाम औरत है। तो ये लाइन किसकी है? ओथेलो, लियर, हैमलेट, ब्रूटस। तो ये भी आपकी हैमलेट द्वारा कही गई है। ओके, हैमलेट एक्सप्रेसेस disappointment at his mother, gratitude, quick marriage to Claudius after King Hamlet's death. He blames her weaknesses, frailty for betrayed his father's memory. किंग हैमलेट के तुरंत मरने के बाद वो ग्रेटिट्यूड उसके चाचा से शादी कर लेती है, तो यहाँ पर उससे वो बहुत नाराज़ है अपनी मदर से। तो दिस पार्ट ऑफ हैमलेट्स फर्स्ट सॉलिलिटी वेयर ही इज़ मॉर्निंग एंड एंग्री। ओके, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। हैमलेट क्रिटिसाइजेस हिज मदर्स क्विक रीमैरिज। नेक्स्ट, द फेमस लाइन सम आर बॉर्न ग्रेट अपीयर्स इन। ओके, चलिए बताइए। विथ ओथेलो, 12th नाइट, द टेम्पेस्ट। चलिए यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। 12th नाइट की लाइन है, हु सेज इट? मॉलवेलियो ये लाइन कहता है, रीडिंग अ लेटर ही बिलीव्स इज़ फ्रॉम ओलिविया। ये ओलिविया के द्वारा उसको मिला है, सोच रहा है। और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पार्टिशियल जो प्लेड ऑन मॉलवेलियो मेकिंग हिम बिलीव ओलिविया लव्स हिम। ये मॉलवेलियो की लाइन है 12th नाइट में। सी इज़ द करेक्ट आंसर, अ कॉमेडिक रिफ्लेक्शन ऑन फेट एंड एम्बिशन। क्लियर। नेक्स्ट पे आएंगे, अ रोज बाई नेम अदर नेम इज़ फ्रॉम की लाइन है ये। बताइए, 12th नाइट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, किंग लियर। बताइए, रोमियो एंड जूलियट की लाइन है। और जूलियट सेज दिस टू मीन दैट रोमियोज नेम
Montague does not matter. He would still be the same person she loves even if he were called by another name. It's a reflection on identity versus essence. तो इसमें जो है क्या है, रोज़ का अगर इसमें क्या कह रहे हैं, रोज़ का अगर कोई नाम बदल दे तो भी वो अपना गुण और अपनी जो सुगंध है उसको नहीं छोड़ता है, गुण को नहीं बदलता है। तो इसमें नाम में से कोई वो नहीं है। अगर रोमियो के लिए कह रही, रोमियो का अगर मॉन्टेग नाम है तो उसको कोई मतलब नहीं है, पर उसको प्रेम है उससे। तो रोज़ का अगर कोई दूसरा नाम रख दे तो अपना गुण नहीं छोड़ सकता जो उसको महकना गुण है। तो ये आपकी रोमियो एंड जूलियट में जूलियट के द्वारा कही गई लाइन्स है। आंसर बी इज़ द करेक्ट। जूलियट आर्गोज नेम डोंट चेंज एसेंस। ओके। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन इज स्पोकन बाय, ये किसकी स्पीच के वर्ड्स हैं? जूलियस सीजर, ब्रूटस, मार्क एंटोनी, कैसियस। चलिए बताइए अगर पता हो तो दिस इज द लाइन ऑफ सेड बाय Mark Antony. Okay, C is the correct answer. This is Antony's famous funeral oration. In Julius Caesar, he uses this speech to cleverly turn the crowd against Brutus and the conspirators by praising Caesar while blaming his killers. Okay, तो यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। From Antony's funeral speech in Julius Caesar. Next, who says it to Brute? हैमलेट, सीजर, कैसियस, ब्रूटस। बताइए किसने कहा इट टू ब्रूटे, ये तुम हो ब्रूटस, ये किसकी लाइन्स हैं? तो आपकी ये बी इज़ द राइट आंसर, सीजर ने कहा है। सीजर सेज दिस लाइन व्हेन ही सीज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड ब्रूटस अमंग द assassins. In it expresses shock and betrayal you to Brutus, showing Caesar's heartbreak. ओके, तो यहाँ पर सीजर को बहुत झटका लगता है, इसका सच्चा दोस्त ही उसके धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन आपकी सीजर की हो गई। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सीजर एक्सप्रेसेस बिट्रेयल एज ही असैसिनेटेड। ओके, नेक्स्ट, विच इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले? शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले क्या है? कॉमेडी ऑफ एरर्स, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर। तो बताइए अगर पता हो तो यार राइट आंसर हो जाएगा ए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। The Comedy of Errors is Shakespeare's shortest play with only about 1770 lines. It is a partial comedy about mistaken identities involving two sets of twins. Okay, 1770 लाइन्स की है। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट आपका प्ले है शेक्सपियर का। कौन सा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ पार्शियल कॉमेडी बेस्ड ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटीज। ओके, नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी कम्स फ्रॉम विच प्ले? ये आपकी जो लाइन है कहाँ से आई है? फेमस लाइन है, बताइए, सुनी होगी आपने। तो चलिए बताइए कहाँ से आई है ये लाइन। आप राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। हैमलेट, दिस इज़ हैमलेट्स मोस्ट फेमस soliloquy. He is contemplating if death and whether existence is worth enduring or not. तो मतलब कि यहाँ पर डेथ और लाइफ के विषय में वो अपने मन में कसमकस चल रही है। तो ऐसे का यहाँ पे हैमलेट कहता है। हैमलेट में राइट आंसर ए हो जाएगा। हैमलेट्स आइकॉनिक soliloquy ऑन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। शेक्सपियर कहाँ जन्मे हैं बताइए? इजी है, लंदन, स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। तो राइट आंसर पता होगा आपको, बी, स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन। शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ? शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड बरीड इन स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन। बरीड भी यहीं पे हुए हैं, इनका जन्म भी यहीं पे हुआ है, इनका जो अंतिम क्रिया हुआ है वो भी यहाँ पे हुई है। स्टार्टफोर्ड अपॉन अवॉन, वॉर्विकशायर, इंग्लैंड, नॉट इन लंदन। ओके, वेयर ही वर्कड। बी इज द करेक्ट आंसर। हिज होम टाउन एंड फाइनल रेस्टिंग प्लेस इज सेम। ओके, शेक्सपियर सोनेट नंबर 100, 108, 154, 200। तो पता होगा, सी इज़ द राइट आंसर। 154 सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द टेम्पेस्ट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। बताइए किसमें इन्वॉल्व है थीम जो है टेम्पेस्ट की? एम्बिशन, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, लव एंड वॉर, ग्रीड। क्या? चलिए बताइए क्या थीम है आपकी टेम्पेस्ट की? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, revenge and forgiveness theme. Prospero initially seeks revenge against those who wronged him, but ultimately choose forgiveness, and the play's message is about reconciliation and redemption. Okay,
तो यहाँ पर ये आपकी थीम हो जाती है रिवेंज एंड फॉरगिवनेस। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज़ द विलन इन अथोलो? आई थिंक पता होना चाहिए आपको। कैशियो, रोड्रिगो, इयागो, ब्रेवेंसियो। सी इज़ द राइट आंसर, इयागो। ओके, बस सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इयागो मैनिपुलेट ओथेलो इनटू बिलीविंग डेस्डेमोना is unfaithful, which leads to tragedy. He is considered one of Shakespeare's greatest villain. Okay, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल इज चैंटेड बाई। कौन चैंट कर रहा है ये आपका ये लाइन? ओके, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। मैकबेथ सोल्जर्स, विचेज, लेडी मैकबेथ, क्रिकेट। तो यह राइट आंसर बी हो जाएगा। विचेज जो हैं, दिस इज़ चैंटेड बाय द थ्री विचेज वियर्ड सिस्टर जिसको कहते हैं इन मैकबेथ एज दे ब्रू अ स्पेल शैडोइंग डूम एंड केओस और सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर बनाती हैं। इस तरह करके डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल इस तरह करके उसको चैंट करती रहती हैं। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया बी। 15 क्वेश्चन आपके जो हैं शेक्सपियर के ऊपर हो गए। आगे हम लोग वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्लियर हुआ होगा आई थिंक शेक्सपियर के क्वेश्चंस। अगर वह फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए चलते हैं वर्ड्सवर्थ की ओर। विच पोएम कंटेन्स द लाइन आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड? ये किस पोएम की लाइन है? ओके, डैफोडिल्स, प्रिल्यूड, टर्न अवे, सॉलिटरी रिपर। ओके, तो A is the correct answer. This is the opening line of the Wordsworth's poem Daffodils, where he compares himself to a lonely cloud before seeing a field of golden daffodils. Okay, और this is also the another title of the Daffodils. और ये आपकी opening line भी है, आपकी याद रखिएगा। This is the opening line of Daffodils. A is the correct answer. Next, our birth is but a sleep and a forgetting is from. बताइए कहाँ की लाइन है? टिंटन अबे, द प्रेल्यूड, ओड टू इंटीमेशन इमॉर्टलिटी, लूसी पोएम्स। चलिए बताइए अगर पता हो आपको तो। चलिए, सी इज़ द राइट आंसर, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी इज़ द राइट आंसर। Wordsworth reflects on the idea that children come from a divine origin and as we grow we forget these heavenly connections. वर्ड्सवर्थ जी क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक डिवाइन ओरिजिन के साथ आता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो अपनी वो हेवनली जो कनेक्शन रहता है उसको भूलता जाता है। आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो ये लाइन आपकी कहाँ की है? इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्लियर? चलिए, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ मेजर फिलोसफिकल पोएम इज़। वर्ड्सवर्थ की फिलोसफिकल पोएम बताना है। एक्सकर्सन, प्रेल्यूड, डैफोडिल्स, सॉलिटरी रिपर। आई थिंक आपको पता होना चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर, द प्रेल्यूड इज़ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एंड फिलोसफिकल पोएम एक्सप्लोरिंग द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ओके, तो ये आपकी वर्ड्सवर्थ की फिलोसफिकल पोएम है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन इज़ फ्रॉम। बहुत फेमस लाइन है, कई बार इसको फिगर ऑफ स्पीच में भी भाई पूछते हैं। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ाया है और हमने इसका एग्जाम्पल भी बताया था, तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप बताइएगा। जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया है तो उसमें आपको बताया भी। तो चलिए बताइएगा। अब यहाँ करिए आपकी कहाँ की लाइन है, बताइएगा। डैफोडिल्स, द रेनबो, माइकल, द प्रेल्यूड। बताइए कहाँ की लाइन्स हैं? इज़ द राइट आंसर, द रेनबो। रेनबो की लाइन है ये आपकी। दिस शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसेस डैट आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप हु वी बिकम एज एडल्ट, द चाइल्ड क्रिएट्स द मैन। ओके, तो ये आपकी रेनबो की लाइन है। और रेनबो को आपको अनदर टाइटल क्या है? माई हार्ट लिव्स। अब दिस इज़ द अनदर टाइटल ऑफ द रेनबो। ओके, तो ये लाइन आपकी कहाँ की है? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो मीन्स ये आपकी रेनबो की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द। ओके, बताइए। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द ऑगस्टिन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। पता होगा, पता तो है ही आपको। रोमांटिक एज के पोएट थे हमारे वर्ड्सवर्थ।
ओके, वर्ड्सवर्थ इज़ अ लीडिंग फिगर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एम्फसाइजिंग नेचर इमोशंस एंड इमेजिनेशन। हमारे लिरिकल बैलेड जो कि एस.टी. कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के कोलैबोरेशन से आया था, उसी के साथ हमारे रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग होती है। तो वर्ड्सवर्थ हमारे एक जो लीडिंग फिगर हैं रोमांटिक एज के मूवमेंट के, तो वहाँ वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी रहेगा। चलिए, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। विच पोएम बिगिंस विद इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। चलिए बताइए, इस लाइन से कौन सी पोएम स्टार्ट होती है? द प्रेल्यूड, डैफोडिल्स, टिंटन अवे, नन ऑफ दीज। बताइए, यहाँ पर राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इनमें से कोई पोएम इस लाइन से आपकी नहीं स्टार्ट होती। तो अब कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपका डी इज़ द राइट आंसर। जो कोई नहीं है तो क्या है? इट इज़ फ्रॉम द सोनेट, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग। ये आपका सोनेट है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग। दिस लाइन इज़ नॉट फ्रॉम द प्रील्यूड, डैफोडिल्स और टिंटन अवे, बट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ सोनेट, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग। ओके, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। द लूसी पोएम्स एक्सप्रेसेस। लूसी पोएम क्या एक्सप्रेस करती हैं? नेशनलिज्म, रोमांटिक लव, ग्रीफ एंड मेमोरी, पॉलिटिकल पावर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। सी इज़ द राइट आंसर। ग्रीफ एंड मेमोरी को हमें दिखाती हैं लूसी पोएम में। द लूसी पोएम्स मॉर्न अ मिस्टीरियस यंग वुमेन्स डेथ, ब्लेंडिंग सॉरो विद अ क्वाइट सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड मेमोरी। ओके, तो ये आप सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। वॉट वॉज वर्ड्सवर्थ रोल इन लिरिकल बैलेड। वर्ड्सवर्थ का रोल क्या है लिरिकल बैलेड में? पब्लिशर, ट्रांसलेटर, ऑथर, क्रिटिक। तो वर्ड्सवर्थ क्या थे हमारे? को ऑथर। राइट आंसर सी हो जाएगा। को ऑथर थे वर्ड्सवर्थ। को ऑथर लिरिकल बैलेड 1798 में आया था। द सैमुअल टायलर कॉलेज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। को ऑथर थे लिरिकल बैलेड में। ओके, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। टिंटन अवे वॉज कंपोज्ड नियर। टिंटन अवे किसके नियर कंपोज हुई है? रिवर एवॉन, लेक अंडरमेयर, रिवर वॉय, थेम्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, रिवर वॉय। रिवर वॉय इज़ द राइट आंसर। टिंटन अवे को रिवर वॉय के किनारे वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है। वर्ड्सवर्थ रोट दिस पोएम ड्यूरिंग अ विजिट टू द बैंक ऑफ द रिवर वॉय, रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर एंड मेमोरी। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। The word is too much with us criticizes. The word is too much with us में क्या क्रिटिसाइज किया गया है? नेचर, पैगनिज्म, मेटेरियलिज्म, गवर्नमेंट। बताइए क्या है इसमें? तो राइट आंसर हमने पढ़ाया भी है आपको ये, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। एलटी के एग्जाम में भी स्पेसिफिक है, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर मेटेरियलिज्म, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। The word is too much with us. Wordsworth criticizes industrialization and materialism, saying humanity has become too disconnected from nature. Okay, तो इसमें materialism को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, भौतिकतावाद को। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज, कैसे सर्व करते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पोएट्स लैरियट, प्रोफेसर, गवर्नर। कैसे वर्ड्सवर्थ सर्व कर रहे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, वो पोइट लैरियट थे। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ हैं वो हमारे पोइट लैरियट थे। ही बिकम पोइट लैरियट ऑफ इंग्लैंड इन 1843 एंड सर्व्ड अंटिल हिज डेथ इन 1850। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज इज़ अ पोएम अबाउट। तो बताइए, अनन, चाइल्ड, लूसी, डोरथी। तो ये सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। लूसी के लिए कह रहे हैं दिस पोएम वन ऑफ द लूसी सीरीज कॉमेमोरेटिंग अ सिंपल क्वाइट लाइफ एंड द ग्रीफ ऑफ हर डेथ। ओके, तो ये लूसी पोएम की लाइन है जिसमें ग्रीफ दिखा रहे हैं लूसी के लिए। आंसर सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ये वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज़ क्लोजली लिंक्ड टू। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो है क्लोजली किससे लिंक है? वार, नेचर, रियलिजन, रॉयल्टी। पता ही है आपको, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेचर पोइट थे हमारे वर्ड्सवर्थ जी। नेचर इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोइट्री, ऑफन पोर्ट्रेड एज अ टीचर, गाइड एंड स्पिरिचुअल फोर्स। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। सब टाइटल बताइए ओड टू ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी का। ए फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, बी लेमेंट फॉर यूथ, सी ऑन चाइल्डहुड रिविजिटेड, डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। A is the right answer, from recollection of childhood. The full title of Ode Intimation of Immortality, from recollection of early childhood. This is the full title of the Ode Intimation of Immortality, from recollection of childhood. Okay, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा A, from recollections of childhood। ये next पे आएंगे, Wordsworth describe poetry as। Wordsworth poetry को कैसे describe करते हैं? A musical thought, spontaneous over of powerful feelings, measured truth, golden speech। वर्ड्सवर्थ पोइट्री कैसे डिफाइन करते हैं? तो बी इज द राइट आंसर, spontaneous overflow of powerful feelings। In the preface, lyrical ballads, Wordsworth famously defined poetry this way, emphasizing natural emotions recollected in tranquility। According to Wordsworth, spontaneous overflow of पावरफुल फीलिंग। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, तो ये आपके वर्ड्सवर्थ के हो गए आपके। अब हम आगे मिल्टन के देखेंगे। ओके, तो ये आपके वर्ड्सवर्थ के 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हमने शेक्सपियर के देखे, फिर वर्ड्सवर्थ के देखे, अब हम आगे मिल्टन के देखेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिल्टन की ओर चलते हैं। मिल्टन पर 15 क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स एपिक पोएम इज। मिल्टन की जो एपिक पोएम है वो क्या है? जो एपिक पोएम है वो कौन सी है? पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडास, कॉमर्स, एरियोपेजिटिका। तो पता है हम लोगों को, पैराडाइज लॉस्ट इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की सबसे प्रसिद्ध एपिक पोएम है। इसमें उन्होंने बाइबल की कहानी, एडम एंड ईव की कहानी को दिखाया है। उन्होंने गॉड का की आज्ञा की अवहेलना की थी और स्वर्ग से फिर उनको निकाल दिया गया था। तो ये इसका कविता में उन्होंने यही दिखाया है। तो पैराडाइज लॉस्ट इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? किस तरह का वर्क है जो है आपका लाइसिडास? एपिक है, ट्रेजेडी है, पेस्टोरल एलिजी है, कॉमेडी है। चलिए पता हो तो बताइए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पेस्टोरल एलिजी है। लाइसिडास एक पेस्टोरल एलिजी है, एक शोक गीत हो गया जो किसी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करती है। ओके, और प्रकृति, उसमें क्या होता है, ये प्रकृति, नेचर और ग्रामीण एरिया को दिखाती है। ये मिल्टन ने अपने मित्र की मृत्युशैया पर लिखा था। ओके, अब बताइएगा ये आप लाइसिडास इन्होंने किसके लिए लिखा था? अब हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। ओके, इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द पेस्टोरल एलिजी। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का सब्जेक्ट क्या है? द फ्लड, द फॉल ऑफ मैन, क्राइस्ट रिसरेक्शन, डी एंड ऑफ टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट का सब्जेक्ट बताना है। तो ये हमने अभी बताया आपको, बी इज द राइट आंसर, द फॉल ऑफ मैन। तो पैराडाइज लॉस्ट में है, इस कविता में का विषय है, मुख्य विषय है मानव का पतन। ओके, फॉल ऑफ मैन इसका मेन सब्जेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट का। इसमें एडम और ईव ने गॉड की आज्ञा का उल्लंघन किया था एंड इसी कारण से उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। तो यही आपका मेन आपका सब्जेक्ट थीम हो गई पैराडाइज लॉस्ट की, द फॉल ऑफ मैन, मानव का पतन। यहाँ पर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, मिल्टन वेंट ब्लाइंड इन। मिल्टन किस ईयर में ब्लाइंड हुए थे? ए 1652, बी 1640, सी 1660, डी 1650। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मिल्टन वेंट ब्लाइंड इन 1652। ओके, मिल्टन 1652 में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, इसके बावजूद उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसी महान रचनाएं लिखी हैं। ओके, एरियोपेजिटिका डिफेंस। एरियोपेजिटिका किस चीज़ का डिफेंड कर रही है? वॉर, चर्च, प्रेस फ्रीडम, जस्टिस। तो एरियोपेजिटिका यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, प्रेस फ्रीडम। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, सेंसरशिप का विरोध किया है। इस एरियोपेजिटिका एक बहुत अच्छा उनका प्रोज वर्क है जिसमें उन्होंने अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, सेंसरशिप का विरोध किया था। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पोएम बिगिंस विद व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ्स इज स्पेंट। कौन सी पोएम मिल्टन की
इन लाइन्स, इस लाइन से स्टार्ट होती है। ओके, ओपनिंग लाइन्स कौन सी है ये हमने पढ़ाया भी है आपको, तो बताइए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लाइसिडास इल पेंसरोसो एल एलेग्रो। तो यहाँ पर यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और पोएम दैट बिगिंस with when I consider how my light is spent is on his blindness, A is the right answer। यह कविता मिल्टन के ब्लाइंड होने के बाद लिखी गई थी, दृष्टि उनकी चली गई थी। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अनदर टाइटल भी आपका यही है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। मिल्टन्स कॉमर्स इज मिल्टन्स कॉमर्स क्या है? ड्रामा, मास्क, ट्रेजेडी, एलिजी। ओके, कॉमर्स क्या है? तो ये आपका बी इज़ द राइट आंसर, ये आपका मास्क है। यह एक मास्क है आपका। अ मास्क कंबाइनिंग म्यूजिक, पोइट्री एंड ड्रामा, सेंटर्ड ऑन वर्च्यू, रेसिस्टिंग टेम्पटेशन। ओके, तो ये एक ऐसा नाटक है जिसमें संगीत, कविता और नाटक का मिश्रण होता है, वर्च्यू, रेजिस्टिंग, टेम्पटेशन। ओके, तो इस पे ये सेंटर, इसकी कहानी कहाँ पे है? वर्च्यू, रेजिस्टिंग, टेम्पटेशन, इसका ये आपका सेंटर हो गया आपका कॉमर्स का। ओके, चलिए राइट आंसर बी हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड फ्लैट, वीक, हीरोइक एंड कॉम्प्लेक्स, प्योरली इविल। ओके, तो ये कैसा कैरेक्टर कहा गया है आपका पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को? सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज हीरोइक एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। मिल्टन का जो सैटर्न है केवल बुरा नहीं है, वह एक जटिल और वीरतापूर्ण ट्रेजेडी पात्र है, ट्रेजेडीपूर्ण पात्र है जो स्वतंत्रता चाहता है लेकिन पथभ्रष्ट हो गया है। तो यहाँ पर हीरोइक एंड कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर। वो एक बुरा नहीं है, वो एक जटिल वीरतापूर्ण लेकिन त्रासदीपूर्ण पात्र है। वीर भी दिखाया गया है बट वो पथभ्रष्ट हो गया है। ओके, सैटर्न इज अ ट्रेजिक ऑलमोस्ट सिंपैथेटिक एंटिक हीरो। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। वो ट्रेजिक है, ऑलमोस्ट सिंपैथेटिक एंड एंटिक हीरो भी है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट भी हमने आपको पूरी पढ़ाई है, इसकी समरी भी है और हमने क्वेश्चन भी कराए हैं, तो उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी देखिएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मिल्टन्स पॉलिटिकल राइटिंग सपोर्टेड। मिल्टन की जो पॉलिटिकल राइटिंग किसको सपोर्ट करती है? रॉयलिज्म, कैथोलिसिज्म, रिपब्लिकनिज्म, एम्पायर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिल्टन्स पॉलिटिकल राइटिंग सपोर्टेड सी, रिपब्लिकनिज्म। सी इज़ द राइट आंसर। मिल्टन की ने जो राजशाही के खिलाफ और कॉमनवेल्थ के पक्ष में लिखा था, वह ओलिवर क्रॉमवेल के शासन का समर्थन करते थे। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। मिल्टन्स फेवर्ड द कॉमनवेल्थ अंडर क्रॉमवेल। क्रॉमवेल का समर्थन करते थे और मोनार्की का वो खिलाफ थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट हु टेम्प्ट्स ईव। पैराडाइज लॉस्ट में ईव को किसने टेम्प्ट किया है? एडम, सैटर्न एज अ सरपेंट, राफेल, यूरियल। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। एडम नहीं है, पता ही आपको, एडम तो है ही नहीं। राफेल और यूरियल आर्कएंजल है एंड सैटर्न एज अ सरपेंट, सरपेंट के रूप में सैटर्न आता है, उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। हु टेम्प्ट्स ईव। ओके, उसको टेम्प्ट करता है ईव को। ओके, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न, सैटर्न एक सांप के रूप में सांप का रूप लेकर ईव को उस फल को खाने के लिए बहकाता है जिसे खाने के लिए ईश्वर ने मना किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। एज अ सरपेंट सैटर्न आता है। ओके, टेम्प्ट करता है उसको। नेक्स्ट पे आएंगे। मिल्टन रोट मोस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आफ्टर। मिल्टन लिखते हैं पैराडाइज लॉस्ट आफ्टर किसके बाद? हिज फादर्स डेथ, बिकमिंग ब्लाइंड, द इंग्लिश सिविल वॉर, बीइंग इम्प्रेजेंट। पता है बिकमिंग ब्लाइंड, जब पूरी तरह वो ब्लाइंड हो गए थे, ज़्यादातर उन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट है अंधे होने के बाद ही लिखी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब वो अंधे होने के बाद कैसे लिख सकते हैं? तो ये कविता उन्होंने अंधे होने के बाद तो लिखी, लेकिन उन्होंने इस स्मृति और मौखिक रूप से तैयार किया, इसको बोला और इसको दूसरे के द्वारा लिखवाया। अपना जो इनका पूरा थॉट था, कैसे लिख सकते हैं, तो इन्होंने लिखवाया किसी और से, बट जो इनकी थॉट्स हैं, इनकी मेमोरीज है, इन्होंने बोला और लिखा किसी और ने। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। पैराडाइज रिगेन फोकसेज ऑन। पैराडाइज रिगेन ने किस पर फोकस्ड है? क्राइस्ट मिरेकल्स, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, एडम्स रिडेम्पशन, पॉल्स राइटिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा
बी टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। इस कविता में ईसा मसीह के शैतान द्वारा परीक्षण की कहानी है। मसीह प्रलोभनों को अस्वीकार करते हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसमें जो प्रलोभन है वगैरह उसको हटाते हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तो ये आपका टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द पोएम एल एलेग्रो सेलिब्रेट्स, क्या सेलिब्रेट कर रही है एल एलेग्रो? सैडनेस, मेलनकली, मर्थ एंड जॉय, ड्रीम्स, क्या दिखा रही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मर्थ एंड जॉय। एल एलेग्रो में मिल्टन ने प्रसन्नता, आनंद, संगीत और जीवन के हर्षोल्लास का उत्सव मनाया है। ओके, एल एलेग्रो में मिल्टन ने जॉयफुल और इंजॉय हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब चीज़ हर्षोल्लास को मनाया है। तो मर्थ एंड जॉय इज़ द राइट आंसर। इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट लाइन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज फ्रॉम। ये लाइन आपको बतानी है कहाँ पर देखने को मिलती है। फेमस लाइन एंड इम्पॉर्टेंट लाइन। ए एरियोपेजिटिका, बी ऑन शेक्सपियर, सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, डी पैराडाइज लॉस्ट। बताइए, बहुत इजी है, हमने पढ़ाया भी है कई बार। किस में आया है आप बताइए। ओके, तो आपने सोच लिया होगा। हम हियर इज द राइट आंसर, सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। ये लास्ट लाइन है आपकी। ये लाइन जो है मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कही है और ये लास्ट लाइन है कि इसका मीन्स क्या है, जो लोग कुछ नहीं कर सकते लेकिन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा और सेवा की भावना रखते हैं, वे भी ईश्वर की सेवा एक तरह से सेवा कर रहे होते हैं। ओके, तो ये इसका हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी आपको पढ़ाया है। अभी एलटी में भी आपका जो स्पेसिफिक है तो वो भी हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये लाइन हमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे आएंगे। मिल्टन्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इज सीन इन, किसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है? सोनेट्स, पैराडाइज लॉस्ट, लाइसिडास, एल एलेग्रो। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, जिसमें मीटर तो होता है बट राइमिंग नहीं होती है। तो ये हो गया आपका ब्लैंक वर्स में आपकी पैराडाइज लिखा है, मीटर होगा आपका बट राइमिंग नहीं होगी। तो ये आपका पैराडाइज लॉस्ट इज द राइट आंसर, जो कि उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ओके, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन आज के हो गए मिल्टन पे। ओके, अब हमारे आएंगे जॉन गाल्सवर्दी। ओके, 4 राइटर्स में चलिए जॉन गाल्सवर्दी पे क्वेश्चन भी कर लें जल्दी से। जॉन गाल्सवर्दी won the Nobel Prize for Literature in 1920, 1932, 1918, 1940। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1932 में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। और यह पुरस्कार उन्हें उनके यथार्थवादी मानवीय लेखन फोरसाइट सागा के लिए दिया गया था। ओके, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गाल्सवर्दी मास्टरपीस क्या है? द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, द फोरसाइट सागा, लॉयल्टीज। पता है, फोरसाइट सागा के लिए वो उनका काफ़ी फेमस मास्टरपीस था ये उनका। सी इज द राइट आंसर। फोरसाइट सागा गाल्सवर्दी की सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कृति है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। द थीम ऑफ द फोरसाइट सागा रिवॉल्व्स अराउंड, किसके अराउंड घूमती है या इसकी थीम फोरसाइट सागा की? ऑप्शन है रिवेंज, क्लास मोबिलिटी, लव वर्सेस पोजीशन, डी वॉर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लव वर्सेस पोजीशन। इसमें आपके इस रूप से सोम्स फोरसाइट अपनी पत्नी को स्वामित्व के रूप में देखता है जब प्रेम की तलाश में रहता है। तो ये आपका लव वर्सेस पोजीशन ऐसा कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। हु इज सोम्स फोरसाइट? सोम्स फोरसाइट कौन है? अ जज, लॉयर, पॉजिटिव हस्बैंड, अ प्ले राइट। तो वो बहुत पॉजिटिव हस्बैंड दिखाए हैं। सी इज द राइट आंसर। सोम्स फोरसाइट को द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी इरेन को भी एक संपत्ति प्रॉपर्टी की तरह ही देखते थे। वह अत्यधिक स्वामित्ववादी और अधिकार जताने वाले पति हैं। वो बहुत ज़्यादा वो एक मैन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स अपनी पत्नी को, इरेन को भी प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो? सी, ए। ओके, सी, ए पॉजिटिव हस्बैंड, बहुत पॉजिटिव हस्बैंड थे। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, सिल्वर बॉक्स किससे डील्स करता है? अ मर्डर, क्लास हाइपोक्रेसी एंड जस्टिस, एजुकेशन, प्रिजन रिफॉर्म।
तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। सिल्वर बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, क्लास हाइपोक्रेसी एंड जस्टिस। इसमें क्या है, एक नाटक है ऐसा जिसमें दिखाएगा कि गरीब और अमीर के लिए न्याय की प्रणाली बिल्कुल अलग अलग है। एक समान अपराध में गरीब को दंड मिलता है और अमीर को छूट दिया जाता है, मतलब दोनों के लिए लॉ के नियम बिल्कुल अलग है। तो ये आपका सिल्वर बॉक्स का में हमें देखने को मिलता है क्लास हाइपोक्रेसी एंड जस्टिस। ओके, ने इसी के ऊपर अटैक किया है, क्लास हाइपोक्रेसी एंड जस्टिस। तो यही इनका एक लिखने का वो रहता था उद्देश्य। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट जोनर इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का जोनर बताना है। रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी, सोशल प्रॉब्लम, प्ले, ट्रेजिक कॉमेडी। तो क्या है ये आपका, तो ये आपका है सी, सोशल प्रॉब्लम प्ले। एक सोशल प्रॉब्लम प्ले है ये आपका। इसमें एक सामाजिक समस्या पर आधारित जो नाटक है जिसमें मजदूरी और मालिकों के बीच टकराव दिखाया गया है। इसमें वर्ग संघर्ष, जो क्लास का, इसमें भी देखिए क्लास का संघर्ष दिखाया है, श्रमिकों के अधिकारों की बात की गई है। तो यही इनका मेन एक सब्जेक्ट रहता था, हम कह सकते हैं कि गाल्सवर्दी का जो हाईलाइट करते थे, सोशल प्रॉब्लम होते वो दिखाते हैं। ओके, आंसर सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। गाल्सवर्दीज लॉयल्टीज डील्स विद। गाल्सवर्दी का जो लॉयल्टीज है वो किससे डील कर रहा है, लॉयल्टीज इन वॉर। क्या दिखा रहे हैं इसमें, रेशियल प्रिजुडाइज एंड जस्टिस, फैमिली इशूज, जर्नलिज्म। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, रेशियल प्रिजुडाइज एंड जस्टिस। ओके, तो इसमें लॉयल्टीज नाटक में एक यहूदी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और यह दिखाया गया है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और नस्लीय भेदभाव न्याय को कैसे प्रभावित करती है। उस समाज में जो उथल पुथल हो रही है, उसकी नस्ल जो भेदभाव होता है जात पात का, वो सब उसको दिखाया गया है इसमें। तो ये लॉयल्टीज यहाँ पर रेशियल प्रेजुडाइज एंड जस्टिस इज द राइट आंसर। क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर। Galsworthy's writing is marked by deep symbolism, satirical farce, realism and social criticism, absurdism। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म। गाल्सवर्दी का जो ये भी मैंने बताया ना, गाल्सवर्दी राइटिंग इज मार्क्ड बाय, किस चीज़ में होते हैं, रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म। गाल्सवर्दी की जो मेन होता है राइटिंग का जो मार्क करते हैं वो यथार्थवादी, रियलिज्म एंड समाज के प्रति जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है हमें उनके वर्क्स में। और समाज की कमजोरियों और वर्ग के जो क्लास में वो में भेदभाव की को उजागर करते हैं अपने वर्क में। यही चीज़ इनका मेन राइटिंग में हमें देखने को मिलती है। ओके, तो रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। इरीन फोर्साइट सेकंड हस्बैंड इज। इरीन फोर्साइट के सेकंड हस्बैंड कौन है, सोम्स, बोजनी, यंग जॉलियन, डार्टी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यंग जॉलियन। इरेन जो पहले सोम्स की पत्नी थी, फर्स्ट हस्बैंड का नाम उनका सोम्स था, बाद में यंग जॉलियन साइड से विवाह कर लेती हैं और उसके प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी भी दिखाता है। जैसे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, प्रॉपर्टी समझता था अपनी वाइफ को, बट जो सेकेंड मैरिज जिससे हुई यंग जॉलियन फोर्साइट से बहुत काफ़ी अच्छा था, समझदार था, अंडरस्टूड था एंड सहानुभूति भी रखता था, अच्छा हस्बैंड था। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए यंग जॉलियन। क्लियर, तो राइट आंसर इज द सी। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज। मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट स्टोरी, फर्स्ट नॉवेल ऑफ द फोरसाइट सागा, प्ले, पोएम। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये क्या है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ द फोरसाइट सागा। ओके, इसमें सोम्स और इरीन की शादी और उनके बीच का संघर्ष दिखाया गया है। ओके, इसमें मैन्स ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर। व्हाट इज प्रोफेशन डिड गाल्सवर्दी बिफोर बिकमिंग अ राइटर। राइटर बनने के पहले उनका प्रोफेशन क्या था गाल्सवर्दी का, मेडिकल में थे, इंजीनियरिंग, लॉ, थियोलॉजी। तो पता है वो लॉ की, वर्दी के ने लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने कभी वकालत नहीं की। उन्होंने बाद में राइटर बनने का फैसला किया। उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी बट उन्होंने कभी भी वकालत नहीं की और उन्होंने फिर राइटर बनना बाद में निश्चित किया। ओके, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। गाल्सवर्दी वॉज आल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिविज्म फॉर। गाल्सवर्दी और किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, ओके, एनिमल वेलफेयर एंड प्रिजन रिफॉर्म, कोलोनाइजेशन, रिलीजियस टॉलरेंस,
कैपिटलिज्म। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। गाल्सवर्दी जो है एनिमल वेलफेयर एंड प्रिजन रिफॉर्म, गाल्सवर्दी जो पशुओं के कल्याण और जेल सुधार जैसे मानवीय कार्यों में भी सक्रिय थे, वे सामाजिक सुधार के समर्थक थे। ओके, तो राइट आंसर ये इज़ द राइट आंसर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ट्रियोलॉजी फॉलो द फोरसाइट सागा, कौन सी ट्रियोलॉजी फोरसाइट सागा को फॉलो कर रही है? स्ट्राइफ ट्रियोलॉजी, अ मॉडर्न कॉमेडी, द फैमिली सीरीज, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। मॉडर्न कॉमेडी ट्रियोलॉजी जो है द फोरसाइट सागा के बाद आती है और यह फोरसाइट परिवार की अगली पीढ़ी की कहानी इसमें को आगे बढ़ा रही है। ओके, इसमें अगली पीढ़ी दिखाई जाती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। गाल्सवर्दीज लिटरेरी स्टाइल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रोमांटिक, एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल, रियलिज्म, सरियल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, एनालिटिकल रियलिज्म। ओके, तो जो उनकी राइटिंग की शैली है वो कह सकते हैं लिटरेरी स्टाइल जो उनका है वो एक आपका एनालिटिकल रियलिज्म हो गया। विश्लेषणात्मक यथार्थवाद क्या है? यानी वह समाज को यथार्थ चित्रण करते हैं और उसमें छिपी समस्याओं का विश्लेषण भी करते हैं। तो ये उनका मेन जो कह सकते हैं लिटरेरी स्टाइल कैन बी डिस्क्राइब कह सकते हैं उनका क्या है? एनालिटिकल रियलिज्म। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर एंड आई थिंक लास्ट भी है ये। गाल्सवर्दीज प्लेज ऑफन क्रिटिक, तो गाल्सवर्दी का प्ले किसकी ज़्यादातर आलोचना करता है? ऑप्शन है द मोनार्की, द लीगल सिस्टम एंड क्लास डिवीजन, रिलीजन, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता ही है बी इज़ द राइट आंसर, द लीगल सिस्टम एंड क्लास डिवीजन्स। दिस इज़ द मेन थीम वो अपने प्लेज में दिखाते हैं, अपने वर्क्स में बताते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। गाल्सवर्दी के अधिकांश नाटक जो लीगल सिस्टम एंड क्लास डिवीज़न के बीच की जो खाई की आलोचना करते हैं, वो दिखाते हैं कि कैसे कानून और समाज अक्सर गरीबों के खिलाफ और अमीरों के पक्ष में झुका होता है। गरीबों के लिए कुछ नियम होते हैं, अमीरों के लिए कुछ नियम होते हैं। तो यही सब उनके लीगल सिस्टम और क्लास डिवीज़न को अपने वर्क्स में हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं। ओके, तो यही इनका मेन सब्जेक्ट रहता है इनके वर्क्स में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, द लीगल सिस्टम एंड क्लास डिवीज़न। ओके, सो फ्रेंड्स आई थिंक इतने ही, हाँ यस। तो सो फ्रेंड्स आज ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए हैं हमारे 4 राइटर्स के ऊपर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी गई होगी और कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे ये भी जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम और भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल हुआ लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। न्यू व्यूवर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू एमसीक्यूज के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।